बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 16 स्टडी करेंगे जो कि बीम्स से रिलेटेड है। बीम्स का टॉपिक हमने पिछले वीक में स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ नॉन कम्पैक्ट शेप्स। प्रीवियस वीक के अंदर जो लेक्चर्स हमने जो पढ़े थे उसमें हमने जो शेप्स हैं जिनको हम एज ए बीम यूज़ करते हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था: कम्पैक्ट शेप्स, नॉन कम्पैक्ट शेप्स और सिलेंडर शेप्स। तो प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में हमने जो कम्पैक्ट शेप्स हैं उनकी बेंडिंग स्ट्रेंथ आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो हमने उसकी इक्वेशंस और उसकी जो कंडीशंस हैं वो स्टडी की थी। उसमें हमने देखा था कि कम्पैक्ट शेप्स की जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग पे डिपेंड करती है। लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। तो उसमें हमने स्ट्रेंथ के लिए जो कर्व स्टडी की थी उसमें हमने देखा तीन पोर्शंस थे। सबसे पहला पोर्शन था इसमें नो नो इंस्टेबिलिटी थी, मीन लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की पॉसिबिलिटी नहीं थी। उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेंथ थी वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की इक्वल थी। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन था, सेकंड जो केस था, उसमें इन इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे जो कैपेसिटी है वो हमने उसकी इक्वेशंस पढ़ी थी। और थर्ड जो है वो इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे। तो ये तीन डिफरेंट केसेस थे कम्पैक्ट शेप्स के लिए। नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो है वो किस तरह से आपने कैपेसिटी या बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। जो मोस्टली जो स्टैंडर्ड WMS और सी शेप्स हैं जो कि हॉट रोल्ड शेप्स हैं, जो कि आपके मैनुअल के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज टेबल में लिस्टेड हैं, उसमें से मोस्टली जो शेप्स हैं वो कम्पैक्ट कैटेगरी में आती हैं। बहुत थोड़ी सी शेप्स हैं जो कि फ्लैंज की वजह से जो है वो नॉन कम्पैक्ट हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कम्पैक्टनेस आपने किसी शेप की चेक करनी है तो आप वेब की कम्पैक्टनेस भी चेक करेंगे और फ्लैंज की कम्पैक्टनेस भी चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नॉन कम्पैक्ट है तो पूरी शेप को हम नॉन कम्पैक्ट कंसिडर करेंगे। तो जो हार्ड रोल्ड शेप्स हैं जो कि मैनुअल में के अंदर लिस्टेड हैं, वो उनके जो कोई भी ऐसी शेप नहीं है जिसका वेब जो है वो नॉन कम्पैक्ट हो। और कुछ शेप्स ऐसी हैं जो कि जिनके फ्लैंजेस जो हैं वो नॉन कम्पैक्ट हैं। मीन उनके जो फ्लैंज की विड्थ टू थिकनेस रेशो है वो लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है। नॉन कम्पैक्ट के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लैम्डा पी है। In general, a non-compact beam may fail by lateral torsional buckling, flange local buckling और web local buckling। तो नॉन कम्पैक्ट बीम जो है उसमें जो फेलियर मोड्स हैं वो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग भी पॉसिबल है और फ्लैंज लोकल बकलिंग या वेब लोकल बकलिंग भी पॉसिबल है। लेटरल टॉर्जनल बकलिंग और फ्लैंज लोकल बकलिंग या वेब लोकल बकलिंग, ये तीन तरह के फेलियर्स पॉसिबल हैं एक नॉन कम्पैक्ट शेप में। जो हॉट रोल्ड शेप्स हैं उनके जो मैनुअल्स के अंदर रेजिस्टेंस है, मैंने आपको पहले बताया, उनके वेब लोकल बकलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेब का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। वेब के लिए लैम्डा की वैल्यू हमेशा लैम्डा पी से कम होगी। तो वेब हमेशा जो है वो कम्पैक्ट होगा। तो दो ही हॉट रोल्ड शेप्स के जो फेलियर मोड हैं वो दो होंगे हमारे पास, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग या फ्लैंज लोकल बकलिंग। तो इन दोनों फेलियर मोड्स पे बेंडिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। लेकिन अगर कोई बिल्टअप शेप है, फॉर एग्जांपल जैसे प्लेट गर्डर, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको स्टडी करेंगे, तो उस तरह की शेप में जो है वो वेब लोकल बकलिंग भी पॉसिबल है। तो नॉन कॉम्पैक्ट शेप की जो स्ट्रेंथ होगी वो लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग या लोकल बकलिंग में फ्लैंज लोकल बकलिंग या वेब लोकल बकलिंग हो सकती है। इन फेलियर मोड्स पे डिपेंड करती है। इसमें भी प्रीवियस लेक्चर की तरह कॉम्पैक्ट शेप्स की तरह जो लोकल बकलिंग है या लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है वो इलास्टिक रेंज में भी हो सकती है और इन इलास्टिक रेंज में भी हो सकती है। इन इलास्टिक रेंज में तब होगी कि अगर फेलियर के ऊपर जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह के फेलियर, इस फेलियर को हम इन इलास्टिक फेलियर कहते हैं।
The strength corresponding to each of these three limits must be computed and smallest value will control. यहाँ पे हम तीन लिमिट स्टेट जो हैं, जो कि लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है, फ्लैंज लोकल बकलिंग है और वेब लोकल बकलिंग है, इन तीनों में से तीनों की बेसिस पे हम कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे और उनमें से जो मिनिमम होगी वो हम यूज़ करेंगे उस सेक्शन की कैपेसिटी। कंपैक्ट शेप में ऐसा नहीं था। कंपैक्ट शेप में हम पहले डिसाइड कर लेते थे कि फेलियर मोड क्या होगा, तो उसकी बेसिस पे हम सिर्फ एक ही कैपेसिटी कैलकुलेट करते थे। लेकिन नॉन कम्पैक्ट शेप्स में हम पहले दोनों जो तीनों हमारे पास जो फेलियर मोड्स हैं, जो लिमिट स्टेट्स हैं, उन तीनों के लिए हम कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी उस नॉन कम्पैक्ट शेप की। फ्लैंज लोकल बकलिंग की जो कंडीशन है वो ये है हमारे पास, यहाँ पे हमने जो वो स्टेट की हुई है, लैम्डा शुड इज बिटवीन लैम्डा पी एंड लैम्डा आर। लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा पी एंड लेस देन और इक्वल टू लैम्डा आर। तो लैम्डा की वैल्यू अगर लैम्डा पी से ज़्यादा हो और लैम्डा आर के इक्वल या उससे कम हो तो फ्लैंज जो है वो नॉन कम्पैक्ट होगा, उसमें फ्लैंज लोकल बकलिंग के चांसेस होंगे और बकलिंग जो है वो इन इलास्टिक होगी। इस रेंज के अंदर जो बकलिंग है, फ्लैंज लोकल बकलिंग, वो इन इलास्टिक होगी। तो इस केस में जो हमारे पास नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। तो नॉन कम्पैक्ट शेप का अगर फेलियर मोड जो है वो इन इलास्टिक फ्लैंज बकलिंग है तो उसमें हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसमें जो लैम्डा लैम्डा पी और लैम्डा आर की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है, या इन फार्मूला से आप जब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। वेब्स ऑफ ऑल हॉट रोल्ड शेप्स इन द मैनुअल आर कम्पैक्ट। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि जो हॉट रोल्ड शेप्स हैं जो कि मैनुअल के अंदर लिस्टेड हैं, उनके वेब्स हर शेप के जो है वो कम्पैक्ट हैं। कोई भी ऐसी शेप नहीं है जिसका वेब जो है नॉन कम्पैक्ट हो। तो इसका मतलब है कि हॉट रोल्ड शेप्स के केस में जो वेब लोकल बकलिंग के चांसेस हैं वो नहीं है। तो दो ही लिमिट स्टेट बचती हैं हमारे पास हॉट रोल्ड शेप्स के लिए, वो हैं लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग और फ्लैंज लोकल बकलिंग। Built-up welded shapes, however, can have non-compact or cylinder webs as well as non-compact or cylinder flanges. जो built-up shapes हैं वो उनके फ्लेंजेस भी नॉन कम्पैक्ट या सिलेंडर हो सकते हैं और वेब्स भी नॉन कम्पैक्ट या सिलेंडर हो सकते हैं। इनको जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारा अगले लेक्चर्स के अंदर हम प्लेट गर्डर्स का डिज़ाइन पढ़ेंगे, उनमें हम डिस्कस करेंगे बिल्ट अप शेप्स को। इस लेक्चर के अंदर जो हम सिर्फ हार्ड रोल्ड शेप्स को स्टडी करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेंथ और नॉन कंपेयर शेप्स की एक एग्जांपल जो हम सॉल्व कर लेते हैं। हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नॉन कम्पैक्ट शेप्स की कैपेसिटी आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है उसके लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम विद स्पैन लेंथ ऑफ 45 फीट is laterally supported at its ends and is subjected to the following service loads. Dead load is equal to 400 pound per feet including the weight of beam and live load is 1000 pound per feet. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है। स्पैन लेंथ 45 फीट है। If y is equal to 50 KSI, is a W14 by 90 adequate? इस बीम के लिए W14 by 90 सेक्शन जो है वो यूज़ किया गया है।
विद एफ वाई इक्वल 50 के एस आई। हमने ये चेक करना है कि क्या सेक्शन एडिक्वेट है इन लोड्स के लिए। उसके लिए हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि शेप कम्पैक्ट है, नॉन कम्पैक्ट है या सिलेंडर है। तो उसके लिए हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम सिर्फ फ्लैंज जो कम्पैक्टनेस है वो चेक करेंगे, क्योंकि वेब की कम्पैक्टनेस का हमें पता है कि सारी जो बिल्टअप सारी जो हॉट रोल्ड शेप्स हैं उनके वेब्स जो हैं वो कम्पैक्ट हैं। तो फ्लैंजेस को हम चेक करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट करेंगे बी एफ ओवर 2 TF से। ये वैल्यू आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज टेबल के अंदर जो है वो गिवन है। लैम्डा पी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लैम्डा आर फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे लैम्डा से। तो हमारे पास जो वो लैम्डा लैम्डा पी से ज़्यादा है लेकिन लैम्डा आर से कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये शेप जो है वो नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो हम कैपेसिटी जो है वो फ्लाइंग लोकल बकलिंग की जो लिमिट स्टेट है उस पर कैलकुलेट करेंगे। फ्लाइंग लोकल बकलिंग के लिए हमारे पास ये इक्वेशन हमने स्टडी की है एम एन की। तो इसके अंदर एम पी जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है जो कि एफ वाई मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स के इक्वल होती है। इसमें एफ वाई जो है वो 50 के एस आई और जेड एक्स हमारे पास जो प्रॉपर्टीज टेबल में से देख लेंगे। हम W14/90 के लिए जेड एक्स की वैल्यू जो है वो आप देख लें। मैनुअल के अंदर हम जाएंगे, मैनुअल में हमारे पास एक तो डब्ल्यू शेप्स के प्रॉपर्टीज़ हैं डब्ल्यू सेक्शन की, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जेड की वैल्यूज़ गिवन हैं। आप W14/90 जो है वो सर्च करेंगे। ये W14/90 है। इसमें जेड एक्स जो है वो गिवन है नेक्स्ट पेज के अंदर। ये एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये 157 इंच क्यूब जो है वो जेड एक्स की वैल्यू गिवन है। यहाँ से भी आप वैल्यू ले सकते हैं। जो बी एफ ओवर 2 TF की वैल्यू थी वो भी हमने यहाँ से लेंगे 10.2। ये आपका यहाँ बी एफ ओवर 2 TF की वैल्यू लेंगे। इसके अलावा जेड एक्स जो है वो हमारे पास कुछ टेबल्स जेड एक्स की बेसिस पे बने हुए हैं जो जिनको हम यूज़ करेंगे जब हम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे जेड एक्स की बेसिस पे। तो यहाँ से भी आप जेड एक्स की वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे W14/90 जब आप सिलेक्ट करेंगे। ये W14/90 ये सेक्शन है। इसके लिए जेड एक्स की वैल्यू फर्स्ट सेकंड कॉलम के अंदर गिवन है, ये 157 इंच क्यूब। तो यहाँ से भी आप वैल्यू ले सकते हैं। बेसिकली ये जेड एक्स की बेसिस पे जो टेबल्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे जेड एक्स की बेसिस पे सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्वेश्चंस भी गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। एल पी एल आर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था उसमें एल पी और एल आर हम फार्मूला से कैलकुलेट करते थे। तो हम फार्मूला में से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेड एक्स की वैल्यू भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो जेड एक्स की वैल्यू लेंगे मैनुअल से और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट करके कैपेसिटी बेस्ड ऑन फ्लाई लोकल बकलिंग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कैपेसिटी इस सेक्शन की कैपेसिटी बेस्ड ऑन लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग जो है वो डिटरमिन करेंगे। अब लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग जो नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो है वो वही है जो कम्पैक्ट शेप्स के लिए थी। जिस तरह से हम नॉन कम्पैक्ट शेप्स की कैपेसिटी कैलकुलेट करते थे बेस्ड ऑन लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग, वही इक्वेशंस और वही मेथड जो हम नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए यूज़ करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे हम दोनों कैलकुलेट कर रहे होंगे। फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे भी हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी और फिर हम जो मिनिमम वैल्यू होगी वो चूज़ करेंगे।
check the capacity based on the limit state of lateral to original buckling. lateral to original buckling की बेसिस पे हम कैपेसिटी चेक करेंगे। उसके लिए एल पी और एल आर की वैल्यू हमें चाहिए। एल पी और एल आर की वैल्यू इस तरह की मैंने अभी आपको बताया कि जेड एक्स टेबल जो हैं उनके अंदर एल पी और एल आर की वैल्यूज गिवन है डब्ल्यू सेक्शंस के लिए। यहाँ पे ये डब्ल्यू 14/90 है, सेक्शन गिवन है। ये डब्ल्यू 14/90 सेक्शन गिवन है। इसके लिए एल पी की वैल्यू एल पी की वैल्यू और एल आर की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं। एल पी और एल आर की वैल्यूज यहाँ वो ले लेंगे, उसको एल बी से कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि फेलियर जो है वो इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग हो की बेसिस पे होगा या इन इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे एल बी जो है वो एल आर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फेलियर होगा वो इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे होगा। ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हम कम्पैक्ट शेप्स के लिए करते थे। वहाँ पे हमारे पास 3 केसेस थे, एल बी इज लेस देन एल पी, एल बी इज बिटवीन एल पी एंड एल आर, और एल बी इज ग्रेटर देन एल आर। ये 3 हमारे पास केसेस थे। पहला हमारे पास जो केस था वो नो लेटरल स्टेबिलिटी का था, मीन्स उसमें कैपेसिटी वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की इक्वल थी। जो सेकंड केस था एल बी अगर एल पी से ज़्यादा है लेकिन एल आर से कम है, तो उसमें वो इन इलास्टिक लेटरल ओरिजिनल बकलिंग के बेसिस पे फेलियर होगा। और अगर एल बी की वैल्यू एल आर से ज़्यादा होगी तो फेलियर जो है वो इलास्टिक लेटरल ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे होगा। तो वही 3 कंडीशन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मींस जो लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे आपने कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है नॉन कम्पैक्ट शेप्स की, वो वैसे ही करेंगे जैसे हम कम्पैक्ट शेप्स की कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट जो कि इक्वेशंस के अंदर यूज़ होनी है, वह प्रॉपर्टीज़ टेबल में से ले लेंगे। मैनुअल के जो अंदर जो प्रॉपर्टीज़ टेबल है वहाँ से आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद यूनिफॉर्मली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो सी बी की वैल्यू है वो 1.14 है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ये, या मैनुअल के अंदर जो है वो गिवन भी है, वहाँ से भी आप जो है वो ले सकते हैं। मैनुअल के अंदर जो है वो आपके पास इसी जेड एक्स टेबल से के स्टार्ट होने से पहले जो है वो एक टेबल गिवन है जिसमें सी बी की वैल्यूज गिवन है। ये टेबल 3.1 जो जेड एक्स टेबल जहाँ से स्टार्ट होते हैं उनके स्टार्ट में ये टेबल गिवन है। इसमें डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस और सपोर्ट कंडीशंस के लिए जो है वो डिफरेंट ब्रेसिंग की जो पॉइंट्स हैं उनके अगेंस्ट सी बी की वैल्यू गिवन है। इस तरह यहाँ पे ये आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि वो केस है जो हम अभी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर जो लेटरल ब्रेसिंग है वो अगर तो पूरी लेंथ में कोई लेटरल ब्रेसिंग नहीं है, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर हर हाल में लेटरल ब्रेसिंग होगी। नन का मतलब ये होगा कि स्पोर्ट्स के दरमियान कोई लेटरल ब्रेसिंग नहीं है, तो उसके लिए सीबी की वैल्यू 1.14 होगी। अगर लेटरल ब्रेसिंग सेंटर पे है, मिड स्पैन पे है, तो 1.30 होगी। और अगर थर्ड पॉइंट्स के ऊपर है तो ये वैल्यूज होंगी। इस तरह से आप जो है वो सीबी की वैल्यूज टेबल से डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जो कि इस टेबल में लिस्टेड नहीं है तो उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1.14 आ गई। उसके बाद डब्ल्यू सिमेट्रिक शेप्स के लिए सी की वैल्यू 1.0 है। एफ सी आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें एफ सी आर के इक्वेशन में सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज पुट करेंगे, एफ सी आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी की इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें एस एक्स जो है वो आपको प्रॉपर्टीज टेबल में से इसकी वैल्यू आप ले लेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो नॉमिनल कैपेसिटी आ जाएगी बेस्ड ऑन लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग। इसको आप कंपेयर करेंगे फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे जो आपने कैपेसिटी कैलकुलेट की है, जो मिनिमम होगी वही आपकी सेक्शन की एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी। तो फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे हमने कैपेसिटी कैलकुलेट की थी 637.5 फीट की, और लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग पे बेसिस पे जो हमारे पास कैपेसिटी है वो इंच के में जो हमने कैलकुलेट की है 7850
इंच कीप, इसको आप 12 से डिवाइड करके फीट कीप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंच कीप्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर कर लें। जो बेस्ड ऑन फ्लाइंग लोकल बकरी हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो 7,650 इंच कीप्स थी, और लेटर टू ओरिजिनल बकिंग की बेसिस पे जो कैपेसिटी है वो 5,320 इंच कीप्स है। तो इसका मतलब स्मॉलर वैल्यू ये है हमारे पास, जो कि लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे आई है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी हमारे पास ये है, उसको हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ की इक्वेशन में पुट करके जो वो डिज़ाइन कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। डिज़ाइन कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम नॉमिनल कैपेसिटी को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर या रेजिस्टेंस फैक्टर से, जो कि 0.90 है। उसके बाद फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर लोड के लिए पहले फैक्टर जो है वो आप डेड लोड और लाइव लोड को फैक्टर करेंगे 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, या आपके पास फैक्टर लोड आ जाएगा, उससे आप कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। एम यू इजिकल टू सॉरी फैक्टर लोड से आप अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर 8 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे डब्ल्यू हमारे पास डब्ल्यू यू की इक्वल होगा, बाकी फार्मूला वही है। डब्ल्यू यू की वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ 45 फीट है तो आपके पास जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी, जो कि 527 फीट कीप है, और हमारी जो कैपेसिटी है सेक्शन की वो 399 फीट कीप्स है। तो चूँकि लोड इफेक्ट जो है या अल्टीमेट मोमेंट जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि W14/90 सेक्शन जो है वो इस बीम के लिए सूटेबल नहीं है। तो जो बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन है उसको फिलफिल नहीं कर रहा। एम यू इज़ ग्रेटर देन 5e/mn, जो बेसिक हमारी इक्वेशन थी डिज़ाइन इक्वेशन, एम यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5e/mn, तो वो इक्वेशन फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि सेक्शन जो है वो एडिक्वेट नहीं है, यहाँ पे हमें कोई हैवियर सेक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप नॉन कम्पैक्ट शेप की बैंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी समरी हम एक दफ़ा जो है वो देख लेते हैं। ओके, जो नॉन कंपेयर शेप्स की आइडेंटिफिकेशन है वो ZX टेबल के अंदर जो वो एफ फुट नोट से गिवन है, जिस तरह ये शेप हमने अभी यूज़ की है। उसके अगर हम देखते हैं ZX टेबल के अंदर, ZX टेबल में जो जिन शेप्स के साथ फुट नोट में एच जो मेंशन्ड है, इसका मतलब ये है कि ये सारी शेप्स जो हैं वो नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी में फॉल करती हैं। बाकी जो शेप्स हैं जिनके साथ कोई फुट नोट जो वो नहीं लिखा गया, सॉरी एच जो एफ फुट नोट है, एच वाला नहीं बल्कि एफ फुट नोट जो है वो जिनके साथ एफ फुट नोट लिखा गया है वो नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी से हैं, और जो जिन शेप्स के साथ एफ फुट नोट नहीं है वो कम्पैक्ट कैटेगरी में। जिस तरह ये जो भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसमें W14/90 सेक्शन गिवन था, तो इसके साथ एफ फुट नोट गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये शेप जो है वो नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी में से है। तो हमें जो वो नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी के लिए लैम्डास की वैल्यू को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें टेबल से पता चल जाएगा। ऐसी शेप्स जो कि जिनके साथ एफ फुट नोट गिवन है वो शेप सारी जो है वो नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी में से हैं। Non-compared shapes are also treated differently in the ZX table in the following way। जो non-compared shapes हैं उनको हम compared shapes से थोड़ा सा differently treat करते हैं। उसमें first जो difference है वो LP की value है। हमने compared shapes के लिए हमने study किया था previous week lecture के अंदर कि LP जो है वो LB की वो value है जहाँ तक जो कैपेसिटी है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होगी। अगर आप एल बी की वैल्यू को एल पी से ज़्यादा करेंगे तो सेक्शन की कैपेसिटी जो है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से कम हो जाएगी। तो कम्पैक्ट शेप्स के लिए एल पी की वैल्यू जो है वो
वो अनप्रेस्ड लेंथ है जहाँ तक जो नॉमिनल कैपेसिटी है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होगी, और अगर एल बी की वैल्यू एल पी से ज़्यादा होगी तो इन इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग या इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग जो वो पॉसिबल हो सकती है। In other words, LP is the maximum unbraced length for which the nominal strength can be taken as strength based on flying local buckling. तो नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो एलपी की वैल्यू है वो अनब्रेस्ड लेंथ की वो वैल्यू है जहाँ पे जो नॉमिनल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन लेटर इन इलास्टिक लेटर टोरिनल बकलिंग और नॉमिनल कैपेसिटी बेस्ड ऑन फ्लाइंग लोकल बकलिंग दोनों सेम हो जाती हैं। मीन्स इन इलास्टिक लेटरल टोरिनल बकलिंग और फ्लाइंग लोकल बकलिंग के दरमियान जो बाउंड्री है, जो डिवाइडिंग पॉइंट है एल बी की वैल्यू, उसको हम एल पी की वैल्यू के इक्वल लेते हैं। जबकि कम्पैक्ट शेप्स के लिए मैंने आपको बताया कि एल पी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक बैंडिंग स्ट्रेंथ जो कैपेसिटी है सेक्शन की वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की इक्वल होती है। तो एक तो ये डिफरेंस है नॉन कम्पैक्ट और कम्पैक्ट शेप्स में कि एल पी की डेफिनेशन जो है वो दोनों के लिए डिफरेंट है। कम्पैक्ट शेप्स के लिए एल पी अनब्रेस्ड लेंथ की वो वैल्यू है जहाँ पे कैपेसिटी जो है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होगी। उससे फर्दर आप इंक्रीज करेंगे एल बी की वैल्यू तो कैपेसिटी जो है वो इन इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग की बेसिस पे कैलकुलेट होगी। जबकि नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए एल पी जो है वो अनब्रेस्ड लेंथ की एल बी की वो वैल्यू है जो जहाँ पे जो नॉमिनल कैपेसिटी है, जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बेस्ड ऑन लेटरल टॉर्जनल बकलिंग और कैपेसिटी बेस्ड ऑन फ्लाइंग लोकल बकलिंग दोनों इक्वल हो जाती हैं। मीन्स नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए एल पी जो है वो एक डिवाइडिंग पॉइंट है इन इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग और फ्लाइंग लोकल बकलिंग के दरमियान। अगर तो एल बी की वैल्यू एल पी से कम होगी तो फ्लाइंग लोकल बकलिंग की बेसिस कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, और अगर एल पी से ज़्यादा होगी वैल्यू तो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग जो है वो गवर्न कर रही होगी। So LP for compact shape is the maximum unbraced length for which the nominal strength can be taken equal to plastic moment capacity। ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि compact shapes के लिए LP की डेफिनेशन जो है वो मैक्सिमम अनब्रेस्ड लेंथ है जहाँ तक हम नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी को प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल जो वो ले सकते हैं। For this shape given in previous example, equate the nominal strength based on flying local buckling to the strength based on lateral to original buckling with CB is equal to 1.0। इस तरह LP की डेफिनेशन जो नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए वो हमने ये किया है कि यन ब्रेस लेंथ की वो वैल्यू जहाँ पे कैपेसिटी बेस्ड ऑन लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग और कैपेसिटी बेस्ड ऑन फ्लाइंग लोकल बकलिंग सेम हो जाती हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लाइंग लोकल बकलिंग की स्ट्रेंथ जो इक्वेशन है और इन इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग की जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे क्योंकि एल पी की वैल्यू पे दोनों सेम होती हैं। तो हम इनको इक्वेट करके कोरस्पॉन्डिंग एल बी की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए एल पी की वैल्यू होगी। सी बी हम जो है वो 1.0 रखेंगे इसमें। तो प्रीवियस एग्जांपल के लिए एल बी की वैल्यू जो हो इस तरह से कैलकुलेट की गई थी कि जो कैपेसिटी जो हमारे पास बेस्ड ऑन फ्लाइंग लोकल बकलिंग है जो जिसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, और जो कैपेसिटी बेस्ड ऑन लेटरल टू ओरिजिनल इन इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है जो कि हमने ये दोनों कैलकुलेट किए हैं, इनको इक्वल करेंगे तो इस इक्वेशन में जो एल बी की वैल्यू आएगी वो एक्चुअली अनब्रेस्ड लेंथ के लिए एल पी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एल जो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास एल बी की वैल्यू आई है, यही वैल्यू जेड एक्स टेबल के अंदर एल पी की वैल्यू गिवन है W14/90 के लिए। तो इस तरह से जेड एक्स टेबल के अंदर जो एल पी की वैल्यू गिवन है वो नॉन कम्पैक्ट शेप्स और कम्पैक्ट शेप्स के लिए उनके जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है, उनकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। तो कम्पैक्ट शेप्स के लिए एल पी का हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था जो कि एल पी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते थे, लेकिन नॉन कम्पैक्ट शेयर्स के लिए जो एल पी की वैल्यू है वो हम इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। हम कैपेसिटी बेस्ड ऑन
जो लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है इसको इक्वल करेंगे जो फ्लाइंग लोकल बकलिंग की इक्वेशन है उसके साथ, उसमें से जो एल बी की वैल्यू आएगी उसको हम एल पी के इक्वल लेंगे। इस तरह से ये डिफरेंस है नॉन कम्पैक्ट शेप्स और कम्पैक्ट शेप्स में। तो जो जेड टेबल है, जो मैनुअल के अंदर जेड टेबल गिवन है, इसके अंदर जो एल पी की वैल्यू है वो कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो है वो कम्पैक्ट शेप का जो फार्मूला है उससे कैलकुलेट की गई है, और जो नॉन कम्पैक्ट शेप्स हैं उनके लिए जो वैल्यू लिस्टेड है यहाँ पे एलपी की, वो इस मेथड से जो वो कैलकुलेट की गई है, जो कि हमने स्टडी किया है। ये जो आपको इस स्लाइड पे जो कैलकुलेशन नज़र आ रही है, इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट की गई है। However, LP is equal to 1.6 R by E over F by under root could also be used for non-compact shapes. तो वो कह रहा है कि LP की वैल्यू जो हमने कम्पैक्ट शेप्स का जो के लिए जो LP का फार्मूला जब वो स्टडी किया था, उसको हम जो है वो नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि जो वैल्यू है वो तो इतने उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ये एल इस यहाँ पे नासिर, तो ये डिफरेंस होगा एल पी की वैल्यू में कम्पैक्ट शेप और नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए। अगर आप इस शेप के लिए जो है वो एल पी की वैल्यू कम्पैक्ट शेप के फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आपके पास 13.07 फीट आएगी। तो एल बी यहाँ पे एल बी की वैल्यू जो एल पी की वैल्यू है वो 15.2 फीट आ रही है। तो इसमें अगर आप इसको भी यूज़ कर लेते हैं तो आप जो है वो सेफर साइड पे हैं, कन्वेंशनल साइड पे हैं। तो इसलिए हम एल पी की ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते। एक्चुअल वैल्यू ये है एल पी की नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जेड एक्स टेबल से जब आप वैल्यू लेंगे तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए इस मेथड से कैलकुलेट की गई हैं और कम्पैक्ट शेप्स के लिए इस मेथड से कैलकुलेट की गई हैं। In addition to different meaning of LP for non-compact shapes in ZX table, the available strength values 5B MPX and MP over 5B are based on flying local buckling rather than plastic moment. तो इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है कम्पैक्ट शेप्स और नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए जेड एक्स टेबल में, वो जो अवेलेबल स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ हैं उनके उनके अंदर डिफरेंस है। जो कम्पैक्ट शेप्स हैं उनके लिए 5B MPX का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की बेसिस पे जो डिज़ाइन कैपेसिटी है वो वैल्यू गिवन है। लेकिन नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो 5B MPX की वैल्यूज़ होंगी वो फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे गिवन होंगी। तो ये भी एक डिफरेंस है जेड एक्स टेबल के अंदर। दोबारा से बता देता हूँ, कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो 5E MPX की वैल्यूज लिस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल ये W 14/90 के लिए ये आपके पास सेकंड थर्ड कॉलम के अंदर जो है वो 5B MPX की वैल्यू गिवन। इसका मतलब ये है कि ये अवेलेबल या डिज़ाइन स्ट्रेंथ है जब बकलिंग एक्स सॉरी बेंडिंग जो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है, मीन मेजर एक्सिस बेंडिंग के लिए जो सेक्शन की जो बेंडिंग कैपेसिटी है वो गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ इसमें जो शेप्स कम्पैक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जिन शेप्स के साथ एफ फुटनोट नहीं गिवन नहीं है, उसमें इस वैल्यू का मतलब ये है कि ये वैल्यू प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की बेसिस पे जो डिज़ाइन कैपेसिटी है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो गिवन है। जबकि जो नॉन कम्पैक्ट शेप्स हैं उनके लिए ये वैल्यू फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे जो कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो एक ही कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो कम्पैक्ट शेप और नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए उनकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह एल पी की जो डेफिनेशन है इस कॉलम के अंदर वो कम्पैक्ट शेप और नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए डिफरेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक ग्रुप के अंदर जो एल पी की वैल्यू जिसके साथ एफ फुट नोट गिवन है उसकी वैल्यू काफ़ी वेरी कर रही है बाकियों से। फॉर एग्जाम्पल ये W24/68 की 6.61 है, उसके बाद 8.80 है। तो यहाँ पे एब्रप्ट जो है वो डिफरेंस आया है। इसको थोड़ी इस वैल्यू को थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पे करके उसने जो है वो राइट डाउन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटी सॉरी ये जो एल पी की वैल्यू है वो बेस्ड ऑन
फ्लैंज लोकल बकलिंग और लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है। मीन्स यहाँ पे उसने फ्लैंज लोकल बकलिंग की कैपेसिटी की जो इक्वेशन है उसको इक्वेट किया है लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की जो कैपेसिटी है उसके साथ, और वहाँ से एल बी की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे एज ए एल पी जो वो इसको लिस्ट डाउन कर दिया। तो ये डिफरेंस है इन टेबल्स के अंदर नॉन कम्पैक्ट और कम्पैक्ट शेप्स के लिए। जो 5B जो MP ओवर ओमेगा बी है, ये वही डिज़ाइन जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है जो कि ASG के केस में यूज़ होगी। कि हम जो वो समरी जो एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं अभी तक कम्पैक्ट शेप और नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो हमने मोमेंट स्ट्रेंथ की इक्वेशन स्टडी की हैं उनको एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो वो डिटरमिन करेंगे कि शेप कम्पैक्ट है या नॉन कम्पैक्ट है। सबसे पहले स्टेप पे आप जो ये डिटरमिन करेंगे। तो अगर शेप कम्पैक्ट है उसके बाद आप लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग को चेक करेंगे। लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग के लिए आप LP और LR की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। LP का फार्मूला गिवन है या ZX टेबल में से डायरेक्ट भी आप ये वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर तो LB की वैल्यू LP से कम है या इसके इक्वल है तो हम जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वही हम नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल लेंगे। अगर LB की वैल्यू LP से ज़्यादा है लेकिन LR के इक्वल है या उससे कम है तो कैपेसिटी जो है वो इन इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे कैलकुलेट होगी। उसकी इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है। और अगर LB की वैल्यू LR से ज़्यादा होगी तो इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे कैपेसिटी कैलकुलेट होगी और उसकी इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है। इसमें जो FCR की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। इफ़ द शेप इज़ नॉन कम्पैक्ट अगर तो और अगर नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी में से शेप जो है वो नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी में फॉल करती है तो फिर हम जो वो स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्लैंज लोकल बकलिंग कैलकुलेट करेंगे और बेस्ड ऑन लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसका प्रोसीजर वही है जो कम्पैक्ट शेप्स के लिए है। और फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसका हमारे पास जो मेथड है वो ये है। फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए हम लैम्डा को कंपेयर करेंगे लैम्डा पी और लैम्डा आर से। अगर तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा पी से कम है या इसके इक्वल है तो नो फ्लैंज बकलिंग है, फ्लैंज बकलिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर लैम्डा पी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू लैम्डा पी से ज़्यादा है और लैम्डा आर के इक्वल या उससे कम है तो फ्लैन जो है वो नॉन कम्पैक्ट है और उसकी कैपेसिटी जो है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू लैम्डा आर से ज़्यादा जो है वो नहीं होगी क्योंकि जो जो हॉट रोड शेप्स हैं उनमें कोई भी ऐसी शेप नहीं है जो कि सिलेंडर हो। मीन्स कोई ऐसी शेप नहीं है जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू लैम्डा आर से ज़्यादा हो। तो उस कैटेगरी को हम जो है यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेसिस पे जब आप कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसका प्रोसीजर वही है जो कम्पैक्ट शेप्स के लिए है। सिर्फ जो है वो डिफरेंस LP का होगा। LP जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो डिफरेंट है। तो अगर LB की वैल्यू LP से कम है तो नो लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है। अगर LB की वैल्यू LB और LR के दरमियान है तो इन इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है उसकी कैपेसिटी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। और LB की वैल्यू LR से ज़्यादा है तो इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग है और MN जो है वो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। सारी वही इक्वेशन जो नॉन कम्पैक्ट कम्पैक्ट शेप्स के लिए हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो नॉन कम्पैक्ट शेप की जो कैपेसिटी है वो आ जाएगी। आप मेथड ए को भी यूज़ करेंगे मेथड बी को भी यूज़ करेंगे। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी कैपेसिटी की वो आपकी एक्चुअल डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ होगी MN की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप जो है वो कम्पैक्ट शेप या नॉन कम्पैक्ट शेप्स की जो बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेंथ है नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर लेंगे आप। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है इस लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं।